हाय। हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीख चुके हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। वेन डायग्राम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन करे हैं। तो आइए कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी में, जो कि आपके कंपटीशंस में एक्सपेक्टेड होते हैं या आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ पर्स कंटेन्स 10 टिकट्स, 5 प्रिंटेड विद आई एंड 5 प्रिंटेड विद टी। 10 टिकट्स हैं, 5 में आई लिखा हुआ है और 5 में टी लिखा हुआ है। 3 टिकट्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई आई टी इज फॉर्म्ड। तो अब आपने 10 टिकट है आपके पास, 5 में आई लिखा है, 5 में टी लिखा है। आपने एक टिकट निकाला, अब या तो आई आया होगा या टी आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बार में आई निकलने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टाइम में आई निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? हमारे पास 5 आई है और टोटल हमारे पास 10 है। ये हमारी पहली बार में निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्या हुआ? वो टिकट आपने अलग रख दिया, रिप्लेस नहीं किया। तो अब क्या होगा? उसके बाद फिर से आई निकलने की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अब एक आई निकल चुका, 4 आई बचे हैं, तो 4 और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हो गए 9। फिर अब आपके पास टी चाहिए। टोटल टी कितने हैं आपके पास? 5। 5 और लेकिन टिकट्स हो गए आपके पास 8, तो 5/8। तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए। एन अर्न इज गिवन व्हेन विच 2 रेड, 3 ग्रीन एंड व्हाइट, 5 व्हाइट बॉल्स आर देयर। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल आपने निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन्स इन सीक्वेंस ऑफ रेड, ग्रीन एंड व्हाइट? यानी कि पहली बॉल निकाली, रेड आए, दूसरी ग्रीन आए और तीसरी व्हाइट आए, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं करना है, यानी कि निकाली बाहर रख दी। तो ये तो बिल्कुल पिछले बार वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जहां पे आपने आईआईटी फॉर्म किया है ना। तो इसमें क्या होगा? आपके पास पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इसमें रेड आ जाए तो क्या होगा? 2 रेड हैं और टोटल आपके पास 10 है, तो 2/10। उसके बाद आपके पास ग्रीन चाहिए, तो 3 ग्रीन है लेकिन बॉल्स अब 9 रह गई। उसके बाद व्हाइट चाहिए, 5 है व्हाइट्स और लेकिन बॉल्स अब 8 रह गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विद रिप्लेसमेंट। अब आप बॉल निकाली, रेड आई वापस रख दी, या जो भी आई उसको वापस रख दिया आपने। तो पहली बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 2/10। फिर उसके बाद ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, क्योंकि अब रिप्लेस होती चली जा रही है। और उसके बाद 5/10। ये आपका आंसर हो गया। अब ये जरा तीसरा पार्ट देखिए। अ बॉल इज ड्रॉन, ऑब्जर्व्ड एंड पुट अगेन इन अर्न। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब आपने एक बॉल निकाली, उसको देखा, उसके बाद उसको वापस रख दिया। तो अब यहां पे देखो, थर्ड पार्ट में और पहले 2 पार्ट में डिफरेंस क्या है? पहले 2 पार्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको रेड, ग्रीन और व्हाइट चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप कोई भी 3 कलर होने चाहिए, बस अलग अलग होने चाहिए। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो आपके पास सिंपली पहले तो ये देखें 3 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो सीधा सीधा यही वाली हो जाएगी, है ना। 2/10, 3/10 और 5/10। तो ये तो आपकी 3 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा, ये जो हमने देखा इसमें तो क्या था? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट वाला ऑप्शन था हमारे पास कि इस तरीके से आए थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था भाई, ये तो हमारा निकला रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। हो सकता हमारा पहले ग्रीन निकला हो, फिर उसके बाद व्हाइट निकला हो, फिर रेड निकला हो, या दूसरा। तो यानी कि 3 कलर्स हैं आपके पास, 3 का अरेंजमेंट चाहिए आपको, और हर एक के लिए यही प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? इसको फैक्टोरियल 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए। एन अर्न कंटेन्स 1 रेड, 2 ग्रीन, 3 ब्लैक बॉल्स। 3 people A, B, C in order draw 1 ball from the urn and put it back after noting the color. They continued
doing it infinitely unless one who draws a red ball first wins the game. Compute their respective chances of winning the game. अब ये बढ़िया क्वेश्चन है. यहां पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली आप कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए पर्सन ए बी सी है, लेकिन ऑर्डर में निकालना है, यानी कि पहली बॉल ए निकालेगा, दूसरी बॉल बी निकालेगा और तीसरी बार फिर सी निकालेगा. ठीक है. अब अगर मान लीजिए ए ने एक बॉल निकाली, अगर वो रेड आ गई तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि अनलेस वन हु ड्रॉज अ रेड बॉल फर्स्ट, तो पहले उसने पहली बार में रेड आ गई, टाइम खत्म. फिर उसके बाद मान लीजिए ए ने निकाली, रेड नहीं आई, तो फिर अब बी का नंबर आएगा, फिर बी निकालेगा, मान लीजिए बी के पास ही पहले बार में रेड आ गई, तो फिर एक्सपेरिमेंट खत्म. या फिर ऐसा हो सकता है ए की भी नहीं निकली रेड, बी की भी नहीं निकली रेड, और फिर सी ने निकाली, वहां से रेड निकल गई, तो फिर एक्सपेरिमेंट स्टॉप. लेकिन अगर मान लीजिए पहली बार में तीनों की ही नहीं निकली, रेड नहीं निकली, तो फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, फिर से ये निकालेगा, है ना, फिर देखेगा कि अच्छा मेरी रेड आ गई, तो फिर से एक्सपेरिमेंट बंद. तो इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज चल जाएगी. ठीक. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं. अच्छे से समझिएगा, लेकिन है आसान. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमें यह बोला गया कि भाई हम पहले ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. कोशिश करते हैं कि पहले जरा हम ए को देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, तो हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं. भाई पहली बार में मान लीजिए ए ने बॉल निकाली, तो उसकी वही रेड आ गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. टोटल आपके पास 6 बॉल्स हैं, है ना. तो 1/6, अगर ये 1/6 आ गई, तो इसका मतलब गेम जो है खत्म हो जाएगा. या फिर पहली बार में रेड बॉल नहीं आई, तो अब ए कब जीतेगा, अब ए जीतेगा तब जब दूसरी बार में, कि पहली बार में भी वो नहीं आया, ए का नहीं आया, दूसरी बार में फिर ए का नहीं आया, फिर सी का भी नहीं, मतलब पहली बार ए का नहीं आया, फिर बी ने निकाली उसका भी नहीं आया, और फिर सी ने निकाली उसका भी नहीं आया, और फिर मान लीजिए चौथी बार में आगे फिर से ए का आ गया. तो उसको हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो पहले वाला केस तो आप समझ गए, 1/6 आ गया तो गेम खत्म हो रहा था. मान लीजिए नहीं हुआ गेम खत्म, अब अगली बार क्या होगा, ए ने अगर 1/6 उसकी निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना निकालने की रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6. तो ए ने निकाला, पहली बार नहीं निकला, तभी तो गेम आगे चला, तो 5/6. फिर बी ने निकाला, उसका भी नहीं आया, तो उसके लिए भी 5/6. और फिर सी ने किया, उसका भी नहीं आया रेड, तो तीनों ने ही रेड नहीं निकाला. अब उसके बाद ए का नंबर आया, ए का निकल गया, तो अब क्या बन गया आपके पास, 1/6 ये आ गया. मान लीजिए यहां पे भी गेम खत्म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ होगा, पहले 3 बार ए बी सी ने निकाले होंगे, नहीं निकले होगी रेड, फिर दूसरी बार फिर से ए बी सी ने निकाला होगा, फिर से नहीं निकली होगी रेड, फिर उसके बाद 7वीं बार में जाके ए की निकली होगी. तो अब इस बार प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो एक बार तो ये निकल आया, और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि तीनों की फिर नहीं निकली, और फिर इंटू 1/6. तो इस तरीके से आपका गेम आगे बढ़ता चला जाएगा. तो अब देखो क्या हो गया, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, 1/6 प्लस 5/6 क्यूब्ड इंटू 1/6 प्लस 5/6, अब ये हो गया पावर 6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन. अच्छा अब ये क्या है, ये तो जीपी बन गई, दिस इज अ जीपी. अब जीपी में फर्स्ट टर्म है 1/6, ए क्या है 1/6, और आर क्या है 5/6 होल क्यूब. तो आर है 5/6 होल क्यूब, और ये इनफाइनाइटली चल सकता है. तो इसका मतलब जो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम will be 1/6 डिवाइडेड a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो a 1 माइनस 5/6 होल क्यूब। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 1/6 और 1 माइनस 125/216, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 36/91 आ जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं कि ये तो हमने देखी कि भाई ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी। अब जरा बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं, तो जरा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको यहां से क्लीन कर देते हैं हम, फिर एक बार अच्छे से समझेंगे, तब आपको भी क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। और यहां पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। अब हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हुआ क्या होगा पहली बार में देखते हैं। पहली बार में बी, एक सबसे पहली बारी किसकी आई है, ए की आई है, तो ए से नहीं निकली होगी रेड, तो ए की ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/6, और उसके बाद बी का नंबर आया और बी की निकल गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो ये सिचुएशन बनी। तो इस केस में क्या होगा, अब ये दूसरी बार में ही खेल आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए की नहीं निकली, बी की रेड निकल गई, तो गेम खत्म। या फिर ऐसा हुआ होगा कि भाई पहले ए ने निकाली, नहीं निकली, फिर बी ने निकाली, उसकी भी नहीं निकली, फिर सी ने निकाली, उसकी भी नहीं निकली, अब फिर से ए की बारी आई, फिर से नहीं निकली, और फिर बी की बारी आई, उसकी निकल गई। ठीक है, तो ये क्या बना, ये 4 बार, ये 4 बार आ गया गेम, तो अब ये ऐसे खत्म होगा। मान लीजिए यहां पे भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर से ये पूरा प्रोसेस दोबारा चलेगा, तो यानी कि आपके पास क्या आएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब किसी की भी नहीं निकल रही, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार नहीं निकली, फिर तीसरी बार जाके, फिर मतलब उससे अगली बार जाके, मतलब 9th बार में फिर बी का नंबर आया और उसने फिर निकाल दी, तो ऐसे आपका गेम चलता चला जाएगा। ये फिर से जीपी बन गई आपकी। तो अब अगर ये जीपी बन गई है तो क्या हो रहा होगा। अच्छा, इसको आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो इसको एक बार वैसे देख लो आप, है ना। भाई मान लेते हैं हम ने पहली बार में ए की नहीं आई, फिर बी की नहीं आई, फिर सी की नहीं आई, फिर उसके बाद आपके पास फिर से दोबारा से सिस्टम शुरू हुआ आपके पास। तो आपके बार में अगर पांचवी बार में देखो 1 2 3 4 5, पांचवी बार में अगर बी का नंबर आया था दूसरी बार, दूसरे केस में, है ना। अब पांचवी बार में भी नहीं आया, तो फिर क्या होगा, फिर सी का नंबर आएगा, छह हो गया। उसके बाद सातवें नंबर पे फिर से ए का नंबर आएगा, तो यानी कि 5/6 की पावर 7 होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक बी का वापस नंबर आएगा और उसकी निकल जाएगी, तो ऐसे चलता चला जाएगा आपका। तो अब यहां पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी, ये फिर से आपका जीपी बन गया, तो इस जीपी में आपके पास क्या हो रहा है सिस्टम कि भाई ये 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 7 इंटू 1/6, तो ये आपके पास बन गया। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, ए तो मेरा है 5/6 इंटू 1/6, आर क्या है मेरा 5/6 टू द पावर 3, 5/6 टू द पावर 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5/36 और 1 माइनस 125/216, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 30/91 आ जाएगा।
अब ये सोचे कि भाई अगर मान लीजिए ये तो बी की हो गई और अब हम सी की बात करें तो क्या होगा। तो सी का केस तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा भाई। सी का केस में तीनों में का होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग द गेम, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं आपके लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग द गेम क्या होगा भाई, पूरे गेम विन की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, ये हमारा बन जाएगा। तो 1 माइनस 36/91 माइनस 30/91 यानी कि 25/91। अब आप देखो ध्यान से कि ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बी की उससे कम है और सी की उससे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। पहले ए को निकालना है तो ए का हो सकता था कि भाई पहली बार में निकल आता, तो इसीलिए ए की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, बी सी की उससे कम होगी, और जो आखिरी में खेल रहा है उसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग की। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड until a total of 5 or 7 is obtained. Find the probability that a total of 5 comes before 7. ओके, अब आपके पास पेयर ऑफ डाइस है, आपने रोल किया, दो अलग अलग नंबर आएंगे, तो सम ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम ये निकाल लें कि सम ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। भाई सम ऑफ 5 कैसे आ सकता है, ये चीज मैंने आपको एक्चुअली लेक्चर 1 में भी बोला था कि इसको याद रखना, थोड़ा सा कई बार यूज होता है सीधे सीधे, वहां पे मैंने आपको बताया था 4/36 होती है पेयर ऑफ 5 आने की, और पेयर ऑफ 7 यानी कि सम 7 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, और 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी 4/36। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि याद रखना है, और नहीं तो आप निकाल सकते हो भाई पेयर सम 5 कैसे आएगा, 1 4 4 1 2 3 3 2 ऐसे 4/36 वहां से आ ही रहा है, तो याद कर लोगे तो और तेजी से निकल आएगा। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बोल दिया था कि भाई याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 5 इज 4/36 या 1/9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 7 इज 6/36 यानी कि 1/6, ये हमारे पास है। ठीक, अब ये हमने निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ये कहते हैं कि भाई 5 आपने डाई रोल किया, 5 आया तो खेल खत्म, है ना। फिर उसके बाद 7 आया तो खेल खत्म, ऐसा। तो अब आप सोचिए जरा सा और फिर बताइए, कोशिश करिए एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम 5 आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए, है ना। तो पहली बार में अगर मान लीजिए आपने डाई रोल करी और 5 आ गया, तो पहली बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगी, 1/9। फर्स्ट टाइम में ही आपका आ जाए सम 5, फर्स्ट टाइम में ही सम जो है 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपके पास 1/9 होगी। और मान लीजिए पहली बार में सम 5 नहीं आया, तो उसके बाद क्या होगा, तो 5 तीसरी बार में आया होगा, क्यों, और साथ में क्यों हुआ ऐसा, क्यों होगा, तीसरी बार तक क्यों पहुंचे आप, 5 नहीं आया होगा और उसके बाद 7 भी नहीं आया होगा, है ना, तभी तो आप तीसरी बार रोल करोगे। तो अब क्या होगा कि पहली बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट कमिंग एज 5, है ना, ऐसा कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट इक्वल टू 5 क्या हो जाएगी यहां से 8/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट इक्वल टू 7 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5/6। ये यहीं से 1 माइनस करके हमने निकाल लिया। तो पहली बार में सम 5 आ गया तो खेल खत्म आपका। अब उसके बाद क्या हुआ, पहली बार भी 5 नहीं आया, पहली बार रोल किया 5 नहीं आया, सम, है ना, सम ढूंढ रहे हैं हम,
और उसके बाद फिर आपने दूसरी बार किया, फिर भी नहीं आया, है ना। तो पहली बार में ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों बार में, पहली और दूसरी बार में 5, पहली बार में 5 नहीं आया, दूसरी बार में 7 नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1। ऐसे देख लो आप, पहले तो या तो पहली दो बार में आपका सम 5 और सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे देख लो। चलो, तो 1/9 प्लस 1/6, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 10/36 हो गया। और इन दोनों के ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के ना आने की प्रोबेबिलिटी नॉट, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी? 26/36, या फिर हम इसको करें 13 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/18, ये आ गया हमारे पास 13/18, कि आपने पहली दो बार में 5 और 7 नहीं आए। ठीक, तो अब उसके बाद क्या होगा? पहली दो बार में नहीं आया तो ये हो गया 13/18। फिर आपके पास तीसरी बार में फिर 5 आ गया, तो अब आपके पास ये ऑप्शन हो गया 1/9 हो गया। तो यानी कि पहली 3 बार में आप जीत गए, फॉर सम 5 आ गया। अब मान लीजिए, अब एक और अगले स्टेप पे चलते हैं। अब पहली बार में क्या हमने भूल गए, 3 बार कर लिया फिर भी नहीं आया, तो अब क्या होगा? फिर 5th टाइम की बात करेंगे हम, है ना, क्योंकि 3rd टाइम में 5 नहीं आया, फिर उसके बाद 4th टाइम में फिर 7 भी नहीं आया, तो उसके बाद फिर आपका 5th टाइम में फिर 5 आ गया, ऐसा मान लेते हैं। तो अब क्या हो रहा होगा आपके पास? 13/18 स्क्वायर, क्योंकि दो दो बार करके ये नहीं आए, है ना, और फिर उसके बाद 1/9, फिर ये 5th टाइम में ये आ गया। तो ये आपको एक तरीके से 3rd टाइम की बात हो गई और ये 5th टाइम की बात हो गई। तो अब आप देख सकते हो पैटर्न, अगर मैं 5th के बाद फिर मैं कितनी बार, अब ये 5th में भी नहीं आया तो 6th, और फिर उसके बाद 7th टाइम में आएगा, ऐसा चलेंगे हम, है ना। 7th टाइम में क्या होगा? 13/18 क्यूब्ड ओवर 1/9, ऐसा हमारा चलता चला जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/9 प्लस 13/18 इंटू 1/9 प्लस 13/18 स्क्वायर्ड 1/9 प्लस 13/18 क्यूब्ड 1/9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये फिर से आपके पास जीपी बन गई, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 1/9 ओवर 1 माइनस 13/18, ये हमारा आर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/9 और 18 माइनस 13, 5/18, तो अब जो हमारा आंसर आ गया वो 2/5 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2 persons A and B 1/1 in order draw 1 ball each from a purse containing 5 white and 1 red balls and retain it. The person who gets the red ball wins the game. और आपको दिया क्या है कि E is the probability that A wins and F is the probability that B wins. और एक स्टेटमेंट दिया है E and F are equally probable. तो हमें यह बताना है कि क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि E and F are equally probable है या नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अब सबसे पहले आपके पास है 5 व्हाइट एंड रेड 1 बॉल। अब
ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है ए पहले बॉल निकालता है, तो हम सबसे पहले क्या करें, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब ए की विनिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है ना, वही है दैट ए विंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस के लिए मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास टोटल 6 बॉल है, जिसमें से एक ही रेड है, बाकी की 5 जो है वाइट है। तो उसने पर्स में हाथ डाला ए ने, और एक बॉल निकाल ली, और मान लीजिए पहली ही बॉल आपके पास, उसके पास रेड आ गई, तो वो जीत गया, खेल खत्म हो गया। तो यानी कि उस चीज का होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6 हो गई। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब बी की बारी आएगी। तो इसका मतलब मैं दूसरी बार के लिए यहां पे लिख रहा हूं, है ना। तो पहली बार में ए ने हाथ डाला, ऑर्डर अभी तो वही चल रहा है ना, ये तो पहली बार का अलग केस हो गया। अब दूसरा केस शुरू हुआ कि जब ए ने पहली बार हाथ डाला, उसके पास बॉल रेड नहीं आई, तो यानी कि व्हाइट आई होगी। तो व्हाइट है 5 और टोटल हो गई 6, तो 5/6। उसके बाद अब बी का नंबर आया, हम ढूंढ रहे हैं ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि बी ने भी हाथ डाला होगा, तो उसके पास भी रेड नहीं आई, व्हाइट आई। लेकिन चक्कर क्या हुआ? एक बॉल उसने पहले रिटेन कर ली, है ना। आप क्वेश्चन के साथ में कह रहा है कि एंड रिटेन इट, मतलब जब ए ने पहली बॉल निकाली होगी, व्हाइट आई होगी उसकी, तो उसने उसको अपने पास रख लिया। तो अब आपके पास एक बॉल कम हो गई, तो अब 4 व्हाइट रह गई, तो 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी भी 5 है। तो अब ऐसा हुआ होगा, अब क्या हुआ? पहली बार में ए हार गया, यानी कि उसने व्हाइट निकाली। दूसरी बार में बी ने भी व्हाइट निकाली। अब तीसरी बार में हो सकता है कि ए जीत जाए, तो लेकिन अब बॉल 2 कम हो चुकी हैं और एक रेड है, और बॉल्स आपके पास बची हैं 4। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ए के रेड आने की। तो ये केस यहां पे खत्म हो गया कि अब ए जीत चुका। मान लेते हैं ये फिर और आगे चला, नहीं हुआ, पहली बार में भी नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ होगा? पहली बार में ए ने व्हाइट बॉल निकाली होगी, तो उस तभी तो गेम आगे चल रहा है, तो 5/6 आई। फिर बी ने फिर से निकाली होगी, उसकी भी व्हाइट आई, अब एक एक कम भी होती चली जा रही है ना। तो 4/5। फिर ए ने हाथ डाला, फिर उसके बाद व्हाइट आई होगी, क्योंकि अगर रेड आती तो यहां तक गेम खत्म हो चुका होता इस पार्ट पे। तो फिर से उसके ऊपर व्हाइट आई, तो अब व्हाइट क्या आ गई? 3/4। फिर बी की बारी आई, फिर उसने व्हाइट डाली होगी, तो 2/3। और अब एक ही बॉल बची है, अब एक ही बारी आई, उसको वो जीतेगा, तो यानी कि एक रेड और बॉल बची हैं 2। तो यहां पे आके फिर एक ए जो है जीत गया। तो अब क्या इसके बाद हो पाएगा गेम? नहीं होगा ना इसके बाद गेम। तो इसको जरा देखें कि क्या आएगा इसका आंसर। भाई इसके बाद तो आपका गेम होगा ही नहीं ना, इसके बाद तो बस अब ये जीत गया इसके, क्योंकि बॉल तो आपके पास सिर्फ 6 ही है ना, तो 6 ही बार तो खेल सकते हो, उससे ज्यादा तो आप खेल ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन हमारी आ गई, तो इसका आंसर अब जरा चेक करें तो क्या आएगा। तो ये हो गई 1/6, और यहां से कितना आ गया हमारे पास? इसको कैलकुलेट करें तो ये यहां से ये गया, यहां से भी 1/6 आ गया। फिर चेक करें तो 5/5 और 3, 2, 6, 4, 4, और फिर से 1/6। तो यानी कि हो गया 3/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग इज 1/2। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विनिंग अगर हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, है ना, बी विनिंग के लिए एफ दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? 1 - 1/2 इज हाफ। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दोनों इक्वल आ गई, दे आर इक्वली प्रोबेबल। तो इसका मतलब आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। सारे फेस कार्ड निकाल दिए, तो यानी कि आपके पास अब कार्ड बचे कितने, पहले तो यही सोच लेते हैं। तो
12 आते हैं आपके पास फेस कार्ड, तो अब आपके पास टोटल जो बचे वो बचे 40 कार्ड्स। अब ये क्वेश्चन है, अब यहां पे हम बात कर रहे थे कि भाई 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो फेस कार्ड अगर रिमूव कर दिए तो आपके पास अब बचे टोटल 40 कार्ड्स। ठीक है, 12 फेस कार्ड निकाल दिए तो अब आपके पास 40 कार्ड्स हैं, और रिमेनिंग में से 4 आर ड्रॉन। तो अब देखो 4 ड्रॉन कर रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो जा रहा है 40C4, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब ये याद रखना, ये मत भूलना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजें क्या क्या चाहिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम डिनोमिनेशंस। अब डिनोमिनेशंस का मतलब क्या हो गया, आपके पास इक्का है, दुक्की है, तिग्गी है, चौगी है और 10 तक है ना, क्योंकि उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह तो आपने हटा दिए हैं। तो अब इक्का है, यानी कि सेम, आपको 4 निकालने थे और चारों ही निकले, मतलब आप चाहते हो कि या तो चारों इक्के निकल आए, या चारों दुक्की निकल आए, या चारों तिक्की निकल आए, ऐसे करके आप निकालना चाहते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास डिनोमिनेशंस हैं कितने, टोटल 10 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिनोमिनेशंस हैं। तो पहले तो 10 में से एक डिनोमिनेशन आप चूज करो, क्योंकि सेम डिनोमिनेशंस के हैं, तो 10 में से एक डिनोमिनेशन आप चूज कर लेंगे। तो 10C1 हो गए उसके तरीके। फिर उसके बाद आपने एक डिनोमिनेशन चूज कर लिया, मान लीजिए आपने 5 चूज कर लिए, है ना। अब 5 के कितने कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं, है ना भाई, एक हार्ट का, एक क्लब का है, एक स्पेड है, और एक आपके पास डायमंड है। तो 4 कार्ड हैं, पंजी जिसको बोलते हैं ना 5 के, तो 4 कार्ड हैं, चारों ही आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसका तरीका क्या है, 4C4, तो ये हो गया। तो न्यूमरेटर ये आ गया, डिनोमिनेटर आपका 40C4 ही है, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ऑफ वन डिनोमिनेशन एंड 2 कार्ड्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, यानी कि आपके पास 10 डिनोमिनेशंस हैं, पहले तो आपको कोई 2 चूज कर लो, तो उसके तरीके कितने हो गए, 10C2 से आपने 2 डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिए। अब 2 डिनोमिनेशंस में क्या है, 2 कार्ड एक हैं और 2 कार्ड दूसरे के हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 8 और 10 डिनोमिनेशन चूज कर लिए, ठीक है, यानी कि अब 2 कार्ड आपको 80 चाहिए और 2 कार्ड आपको 10 चाहिए, ऐसा 8 और 10 आपने सिलेक्ट कर लिया। तो 80 कितनी है, 4 आपके पास, तो हर डिनोमिनेशन के 4 कार्ड हैं, क्योंकि 40 है टोटल, तो 4C2 से आपने 80 चूज कर ली, और फिर उसके बाद 2 10C आपको चाहिए, तो वो भी 4C2 से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए टोटल, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 40C4 से, तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी केस नंबर 2 की आ गई। अब तीसरा देखते हैं कि दे आर ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस। डिफरेंट सूट्स का मतलब क्या, उन कौन से होते हैं आपके पास, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ठीक है, ये आपके 4 सूट्स होते हैं, और डिफरेंट ही डिनोमिनेशन चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा, जरा सा सोचो। अब इसमें ये थोड़ा सा अच्छा सा हो गया, है ना, डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस, यानी कि आपके पास टोटल तो, अब डिनोमिनेशंस तो आपको 4 चाहिए, तो अलग अलग डिनोमिनेशन चाहिए, तो पहले तो आपने 10C4 में 4 डिनोमिनेशन चूज कर लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए और डिफरेंट डिनोमिनेशन के होने चाहिए। मान लीजिए आपने इक्का चूज कर लिया, है ना, और हार्ट का आपने, ऐसे मान लेते हैं, हार्ट का आपने एस चूज कर लिया, तो अब 4 आपको सूट चाहिए, आपके पास हार्ट है, क्लब है, और डायमंड है, और स्पेड है, ठीक है। तो अगर आपने हार्ट का 1 लिया है तो क्लब का आप 1 नहीं लोगे, ऑल्दो क्लब के आपके पास 4 कार्ड्स होंगे,
है ना, कोई 4 डिनोमिनेशन आपने चूज कर रखे हैं, तो अगर क्लब के लिए अब 4 नहीं बचेंगे, 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर ऐसे ही मान लीजिए आपने क्लब का 2 चूज कर लिया, तो अब डायमंड का ना तो आप 1 चूज कर सकते हैं ना 2 चूज कर सकते हो, डायमंड के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन बचा। तो पहले तो हमने 4 डिनोमिनेशन सेलेक्ट किए, मान लीजिए हमने ऐसा किया था कि 1 2 3 4 4 डिनोमिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिए थे। अब हमने हार्ट को दे दिया 1, क्लब को देने के लिए अब आपके पास 3 ही बचे, तो अब आप कैसे सेलेक्ट करोगे ये देख लो आप। 10C4 में तो आपने 4 डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लिए, फिर अब आपने कहा हार्ट को 1 दे दिया, तो पहले सबसे पहले आपने 4C1 के लिए, क्योंकि आपके पास 1 चूज कर चुके आप, उसमें से हार्ट 4 पत्ते अब आपके पास है, जिसमें कि 1 है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। अब जब आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो अब दूसरे से 1 नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो अब आपके पास हो गए 3C1। फिर आपने 2 भी सेलेक्ट कर लिया था, अब आपके पास अगली बार के लिए सिर्फ 2 ही बचे, तो 2C1, और फिर लास्ट वाले के लिए 1C1, एक ही पत्ता आपके पास बचा, क्योंकि आपको सूट्स डिफरेंट रखने थे, और डिवाइडेड बाई आपके पास 40C4 आ जाएगा। देखो इस चीज को मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिखा था कि भाई आपने 4 डिनोमिनेशंस चूज कर लिए थे, है ना, तो 10 में से 4 डिनोमिनेशन चूज किए, और वो 4 कौन कौन से आपने कहा भाई, इक्का दुक्की तिग्गी चौगी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास इक्का है, ठीक है, तो इक्का के भी आपके पास 4 डिफरेंट सूट्स हैं। एक हार्ट में एक हार्ट का इक्का है, एक क्लब का इक्का है, एक आपके पास स्पेड का इक्का है, और एक आपके पास डायमंड का इक्का है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही 2 के लिए भी यही 4 ऑप्शन होंगे, और ऐसी 3 और 4 के लिए भी होंगे, ठीक है। अब ये क्लैरिटी हो गई हमारे पास कि हमारे पास 4 इक्के हैं, 4 दुक्की हैं, 4 तिग्गी हैं, और 4 चौगी हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए पहले से हार्ट का इक्का चूज कर लिया, तो अब आपने इक्का चूज कर लिया, क्यों, क्योंकि अब डिफरेंट सूट्स हैं और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब अगली बार आप क्लब का चूज करोगे, तो इसीलिए अब आपके पास 3 बच जाएंगे ना, 3 बच गए ना, एक सेलेक्ट करने का तब 3 बच गए, उसमें से एक सेलेक्ट किया। फिर आपने मान लीजिए क्लब भी निकाल दिया, तो अब आपके पास 2 बचे थे, वहां से आपने एक और निकाल लिया, और फिर फाइनली एक ही बचा आपके पास, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया। तो इस वे में आपके आंसर्स आएंगे, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एग्जाम में ये सब देगा भी नहीं आपको, है ना, इतना सॉल्व तो कराएगा नहीं, वो तो ऑप्शंस में ही दे देगा इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 3 political parties A, B and C are contesting an election in a state. The state doesn't have a common entrance exam for admission to engineering colleges. The probability that these parties win election are 1 by 3, 4 by 9 and 2 by 9 respectively. If party A comes to power, the probability of its introducing the common entrance test for the state is 0.6, और B की उसको इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 दे रखी है, और C की 0.5 दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो हमें ये देखना है कि भाई जीता कोई भी, है ना, एबीसी में कोई एक तो जीता होगा, और उसने जाके आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए लागू कर दिया। तो अब हमें सोचना होगा कि भाई अगर मान लीजिए ए जीता, पहले ए की खुद की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, और उसके बाद उसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चालू करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6। ये तो ए का केस हो गया। ऐसे ही बी अगर मान लीजिए जीता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9, और उसको उसको लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। और सी अगर पार्टी जीत रही है, तो उसके केस में क्या हो रहा है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 2/9, और उसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 है। तो अब हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू हो गया। हमें क्या मतलब किसने लागू किया, हमें तो करना क्या, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप करके देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स
5 tubes, 2 of them are defective and 3 are good ones. 5 ट्यूब हैं, 2 डिफेक्टिव हैं, 3 अच्छी हैं. Tubes are tested one by one till 2 defective ones are discovered. आपने ट्यूब्स को रख दिया आपके सामने, आपने उनको चेक करना शुरू किया. पहली आ गई डिफेक्टिव, दूसरी आ गई, कुछ भी हो सकता है ना. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्टिंग प्रोसीजर कम्स टू एन एंड, अब कभी तो आएगा, एट सेकंड टेस्टिंग. तो पहली चीज में कि भाई सेकंड टेस्टिंग में प्रोसीजर खत्म हो जाए, ये पूछ रहा है. भाई सेकंड टेस्टिंग में प्रोसीजर खत्म होने का मतलब तो ये हो जाएगी कि भाई पहले वाली ट्यूब टेस्ट करी वो भी डिफेक्टिव आ गई और दूसरे वाली टेस्ट करी दो भी डिफेक्टिव. अब आपको पता था कि दोनों आ चुकी हैं, काम खत्म हो गया, मतलब बाकी 3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या होगा, पहली बार में डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5. और अब उसके बाद क्या, एक तो निकल गई उसमें से डिफेक्टिव में से, अब बची एक, तो एक और टोटल ट्यूब्स हो गई 4. तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई पहले केस की, 2/5 इंटू 1/4. अब अगला केस समझते हैं. That this testing procedure ends at third testing. अब थर्ड टेस्टिंग में क्या हुआ होगा. तो थर्ड टेस्टिंग को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि आपने पहली बार टेस्ट किया तो मान लीजिए डिफेक्टिव आई, ठीक है. दूसरी बार टेस्ट किया तो डिफेक्टिव नहीं आई, तो उसको मैं डी कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर देता हूं. और फिर तीसरी बार करा तो आपके पास डिफेक्टिव आ गई. तो अब क्योंकि आपको 2 डिफेक्टिव मिल गई तो आपका आंसर आ गया. तो इस चीज को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. तो इस चीज को चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा भाई, पहली बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/5, दूसरी बार ना आने की डिफेक्ट, तो अब डिनोमिनेटर में तो 4 हो गई और 3 आपकी सही है, तो 3/4. और फिर उसके बाद 1/3 हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक और कम हो गई है. तो ये हो गया. दूसरा बात ये हो सकती है कि भाई पहली बार में आपके पास नॉन डिफेक्टिव आ गई है ना, और फिर उसके बाद दूसरी बार डिफेक्टिव आ गई और तीसरी बार भी डिफेक्टिव आ गई, तो भी आपको पता चल गया अच्छा भाई 2 आ गई. तो अब देखें क्या कर सकते हैं. तो पहली बार नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 3/5. और अगली बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अब बची आपके पास 4 हैं और 2 डिफेक्टिव हैं, तो 2/4. और उसके बाद क्या होगा, 1/3 हो जाएंगी. तो इसकी भी आंसर हम निकाल सकते हैं. एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपने पहली निकाली नॉन डिफेक्टिव, दूसरी निकाली नॉन डिफेक्टिव, तीसरी निकाली नॉन डिफेक्टिव, तीनों ही नॉन डिफेक्टिव आ गई. इसका मतलब आप अभी भी एंड कर दो, आपको भाई तीनों नॉन डिफेक्टिव वाली पहली बार में ही मिल गई, तो मुझे अब पता है बाकी की 2 बची जो वो डिफेक्टिव होंगी, तो मैंने यहां पे भी प्रोसेस एंड कर सकता हूं. तो उस केस में हमारे पास क्या होगा भाई, पहली बार की नॉन डिफेक्टिव 3/5, दूसरी बार की नॉन डिफेक्टिव 2/4, तीसरी बार की नॉन डिफेक्टिव 1/3. इन तीन, इसके अलावा और कोई केस आपका बनेगा नहीं. तो बस इन तीनों को आप ऐड कर लें. तो क्या आंसर बन रहा है भाई, देखा जाए तो यहां से 3, 3, 2, 2, 1/10 बन रहा है. यहां से भी 1/10 बन रहा है, और मुझे लगता है यहां से भी 1/10 बन रहा है आपके पास. तो 1/10, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, यानी कि 3/10. ये आपका आंसर. अब ये क्वेश्चन देखिए. An urn contains 6 red balls and 4 black balls. All 10 balls are drawn from the urn one by one and their color is noted. No replacement. Find the probability that the first 3 balls are of the same color. अब आपके पास क्या है, आपके पास 10 बॉल्स हैं, 6 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं. आपने बॉल निकालनी शुरू करी, एक निकाली, मान लीजिए रेड आ गई, आपने उसको रख लिया. दूसरी निकाली वो भी रेड आ गई, तीसरी निकाली रेड आ गई.
ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर सेम कलर ब्लैक की भी आ सकती है कि ब्लैक आ गई, पहली ब्लैक आ गई, दूसरी ब्लैक आ गई और तीसरी ब्लैक भी आ गई। तो अब आप सोचिए कि अगर हम इस वे में सोचें तो हमारे पास क्या हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि पहली तीन जो है प्रोबेबिलिटी कि रेड 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 आ गई, ठीक है, तीनों रेड आ गई, तो क्या बना हमारे पास, पहले तो 6 बॉल्स हैं रेड और उसमें से 10 है, उसके बाद एक निकाल ली आपने तो 5 बची और फिर 9 बची और फिर 4 बची और फिर वहां से 8 बची, ये आपके पास आ गया। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई 6C3 मतलब 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 10C3, ये भी हो सकता है। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 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 तीनों की क्या हो सकती है भाई, 4C3 ओवर 10C3, ठीक है। और या फिर हम इसको इसमें में लिखना चाहें तो भाई पहले ही 4/10, फिर 3/9 और उसके बाद 2/8, ये है। और इन दोनों के लिए तो पहले के लिए प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 balls are of the same color, सेम कलर की है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इन दोनों का सम। तो 6C3 ओवर 10C3 प्लस 4C3 ओवर 10C3, ये आपके पास आ गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहां से सॉल्व कर लेना चाहे यहां से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लोगे, आई एम श्योर, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। गिवन दैट फर्स्ट 3 आर ऑफ सेम कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कलर इज रेड। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 red balls given that the balls are of same color, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है आपकी 1, ये है 2 और ये है 3, यानी कि 1 क्या कह रहा है, तीनों रेड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6C3 ओवर 10C3 डिवाइडेड बाई बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो ये उठा के इससे डिवाइड कर दो, तो 6C3 ओवर 10C3 प्लस 4C3 ओवर 10C3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 3 राइफलमैन टेक 1 शॉट ईच एट सम टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट राइफलमैन हिटिंग द टारगेट इज 0.4, सेकंड के लिए 0.5 है और थर्ड के लिए 0.8 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट। आप 3 लोग खड़े हैं लाइन में, 3 राइफलमैन खड़े हैं, तीनों ने उठा के गोली चलाई और प्रोबेबिलिटी आपको निकालने की, इसमें से एग्जैक्टली 2 की गोली लगी है टारगेट को, तीसरे की नहीं लगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मान लीजिए हम ए बी सी तीन तीन आपके पास हैं, ठीक है, ए बी सी हमारे तीनों राइफलमैन है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 की लगी है। तो मान लीजिए ए और बी की लगी और सी की नहीं लगी। फिर साथ में क्या केस हो सकता है कि भाई ए की नहीं लगी और बी और सी की लगी। और तीसरा केस क्या हो सकता है आपके पास कि भाई प्रोबेबिलिटी की भाई ए की लगी, बी की नहीं लगी और सी की लगी। बस ये 3 केस आपके पास हो सकता है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ए की लगी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग is 0.4, 0.4, B hitting is 0.5, and this is not hitting is 0.2, plus probability of A not hitting तो 0.6 हो जाएगी, क्योंकि हिट करने की 0.4 है तो ना करने की 0.6 हो जाएगी, और B की हो गई हिट करने की और C की भी हो गई हिट करने की, ये बन गया। और उसके बाद A की हिट करने की 0.4, B की ना हिट करने की 0.5 हो जाएगी,
और सी के हिट करने की 0.8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर जब आप सॉल्व करेंगे तो 0. तो आई एम श्योर आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा। करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चीजें बढ़ाएंगे।